नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि राम मंदिर ट्रस्ट जमीन मामले में आम आदमी पार्टी नेता संजय सिंह ने लगाए नए आरोप, कहा खातों की हो जांच। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि मोदी सरकार के विकास का हाल, जिस दिन पेट्रोल डीजल के दाम ना बढ़े तो ज्यादा बड़ी खबर बन जाती है। राहुल गांधी का केंद्र सरकार पर तंज। और तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि केरल बीजेपी चीफ की बढ़ी मुश्किलें, घूसकांड में केस, और आपको बताएंगे क्या है पूरा मामला। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि यूपी के चुनाव में भाजपा को बड़ा नुकसान होगा तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। राम मंदिर ट्रस्ट जमीन मामले में आप नेता संजय सिंह ने लगाए नए आरोप, कहा खातों की जांच हो। जी हां दोस्तों, आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और उत्तर प्रदेश प्रभारी संजय सिंह ने नए आरोप लगाते हुए कहा है कि राम मंदिर के लिए 12,080 वर्ग मीटर जमीन 18.50 करोड़ रुपए में खरीदी गई, जबकि उसके बगल में 10,370 वर्ग मीटर जमीन सिर्फ 8 करोड़ रुपए में खरीदी गई। इससे साफ पता चलता है कि जमीन की खरीद में भ्रष्टाचार किया गया है। संजय सिंह ने आगे कहा, अगर 8 करोड़ में 10,370 वर्ग मीटर जमीन खरीदने के रेट को सही मान लें तो भी 18.50 करोड़ रुपए में करीब 26,000 वर्ग मीटर जमीन खरीदी जा सकती थी, जबकि 18.5 करोड़ में सिर्फ 12,080 वर्ग मीटर जमीन ही खरीदी गई। पुराने एग्रीमेंट के बारे में बोलते हुए संजय सिंह ने कहा, राम जन्मभूमि ट्रस्ट भाजपा और विश्व हिंदू परिषद जिस एग्रीमेंट का बार बार जिक्र कर रहे थे वह 18 मार्च को कैंसिल हो गया था। उसमें रवि मोहन तिवारी का नाम नहीं था, तो फिर बहनामे के उसका नाम क्यों शामिल कराया गया। संजय सिंह ने आरोप लगाते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी के मेयर ऋषिकेश उपाध्याय और रवि मोहन तिवारी रिश्तेदार हैं। रवि मोहन तिवारी मेयर ऋषिकेश उपाध्याय के समधी का साला है। रवि मोहन तिवारी का नाम एग्रीमेंट में इसलिए डाला गया ताकि इनके खाते में रुपए डालकर करोड़ों रुपए की बंदरबांट की जा सके। भारतीय जनता पार्टी के मेयर ऋषिकेश उपाध्याय ने 7 जून को भतीजे दीप नारायण उपाध्याय के नाम पर महेंद्र नाथ मिश्रा से 1.90 करोड़ रुपए की जमीन खरीदी। इसके आय के स्रोतों की जांच होनी चाहिए। सुल्तान अंसारी और रवि मोहन तिवारी के खातों की जांच होनी चाहिए कि उनके खाते में जो 17 करोड़ गए तो वे कहां गए। संजय सिंह ने आगे कहा कि उत्तर प्रदेश में 50 लाख रुपए से ज्यादा की कोई खरीद अगर रजिस्ट्री विभाग में होती है तो इनकम टैक्स विभाग को इसकी सूचना दी जाती है, जबकि 18.50 करोड़, 8 करोड़ और 2 करोड़ की जमीन खरीदने के मामले में ऐसा क्यों नहीं हुआ। प्रभु श्री राम का मंदिर इसलिए नहीं बन पा रहा है क्योंकि घोटाला और भ्रष्टाचार किया जा रहा है। भाजपा और राम जन्मभूमि ट्रस्ट के लोगों ने प्रभु श्री राम के पैसे खो खा लिया है। गरीबों ने अपना पेट काटकर प्रभु श्री राम की मंदिर के लिए चंदा दिया है। उस चंदे के पैसे से एक रुपए का सदुपयोग होना चाहिए। जगत गुरु शंकराचार्य जी, स्वामी स्वरूपानंद जी, रामलला मंदिर के मुख्य पुजारी सत्येंद्र दास, निर्मोही अखाड़े स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद का बयान आया है कि वो भी इस भ्रष्टाचार की घटना से आहत हैं। क्या ये सब प्रभु श्री राम के खिलाफ। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। मोदी सरकार के विकास का हाल, जिस दिन पेट्रोल डीजल के दाम ना बढ़े तो ज्यादा बड़ी खबर बन जाती है। राहुल गांधी का केंद्र सरकार पर तंज। जी हां दोस्तों, कांग्रेस नेता राहुल गांधी कोरोना संकट के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार के खिलाफ हमला करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ रहे। राहुल लगातार मोदी सरकार पर तंज कसते नजर आते हैं। शुक्रवार को उन्होंने ट्वीट कर एक बार फिर मोदी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार के विकास का ये हाल है कि अगर किसी दिन पेट्रोल डीजल के दाम ना बढ़े तो ज्यादा बड़ी खबर बन जाती है। लगातार बढ़ रहे पेट्रोल डीजल के दामों के बीच कांग्रेस भी सरकार के खिलाफ बोलने का एक भी मौका नहीं छोड़ रही है। कांग्रेस और प्रियंका गांधी आए दिन सरकार के खिलाफ ट्वीट कर रहे हैं। आज भी राहुल ने ट्वीट कर कहा कि अगर किसी दिन पेट्रोल डीजल के दाम ना बढ़े तो ज्यादा बड़ी खबर बन जाती है। पेट्रोल डीजल के दामों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। गुरुवार को कीमतें स्थिर रहने के बाद आज एक बार इसमें बढ़ोतरी हुई है। सरकारी तेल कंपनियों ने आज एक बार फिर पेट्रोल डीजल के दाम में इजाफा करने का फैसला लिया है। शुक्रवार के लिए 4 प्रमुख शहरों में पेट्रोल का भाव 23 से 27 पैसे प्रति लीटर और डीजल के भाव में 27 से 30 पैसे प्रति लीटर का बढ़ा है। आज प्रमुख शहरों की बात करें तो राजधानी दिल्ली में पेट्रोल 27 पैसे और डीजल 28 पैसे प्रति लीटर तक महंगा हुआ है। आज यहां दोनों की कीमतें क्रमशः 96.93 रुपए प्रति लीटर और 87.69 रुपए प्रति लीटर पर है। इसी प्रकार में मुंबई में कीमतें 103.08 रुपए और डीजल 95.14 रुपए प्रति लीटर पर है। कोलकाता में रहने वाले लोगों को 1 लीटर पेट्रोल पर आज 96.84 रुपए और डीजल पर 90.54 रुपए खर्च करने होंगे। चेन्नई में पेट्रोल का भाव 98.14 रुपए और डीजल का भाव 92.31 रुपए प्रति लीटर पर पहुंच। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। केरल बीजेपी चीफ की बढ़ी मुश्किलें, घूस कांड में केस, जाने क्या है पूरा मामला। जी हां दोस्तों, केरल भाजपा प्रमुख के सुरेंद्रन रिश्वत देने के मामले में घिरते नजर आ रहे हैं। सुरेंद्रन पर आरोप है कि उन्होंने आदिवासी नेता और जनाधिपत्य राष्ट्रीय पार्टी के अध्यक्ष सीके जानू को 6 अप्रैल को हुए विधानसभा चुनाव में मतनतवाड़ी सीट से एनडीए के उम्मीदवार बनने के लिए 10 लाख रुपए दिए थे। केरल पुलिस ने गुरुवार
गुरुवार को कोर्ट के आदेश पर सुरेंद्रन के खिलाफ मामला दर्ज किया। इस मामले में वायनाड के कलपेट्टा की निचली अदालत में पुलिस को रिश्वतखोरी के आरोपों पर सुरेंद्रन के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया था। पुलिस ने कहा कि प्राथमिकी भारतीय दंड संहिता की धारा 171E और 171F के तहत दर्ज की गई है। हाल ही में करने को लेकर हुई कथित बातचीत का ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था। वायनाड के कलपेट्टा की निचली अदालत का यह आदेश इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग की छात्रा शाखा मुस्लिम स्टूडेंट्स फेडरेशन के राज्य अध्यक्ष PK नवाज द्वारा दायर एक याचिका पर आया है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि सुरेंद्रन ने चुनाव में राजग उम्मीदवार बनने के लिए जानू को 50 लाख रुपए की रिश्वत दी थी। इस महीने की शुरुआत में GRS की राज्य कोषाध्यक्ष और CK जानू की साथी प्रसीता अजिकोड ने आरोप लगाया था कि जानू ने चुनाव से पहले NDA में लौटने के लिए सुरेंद्रन से 10 करोड़ रुपए की मांग की थी। आरोप लगाया गया कि सुरेंद्रन ने जानू को 10 लाख रुपए दिए, जिन्होंने बाद में वायनाड के सुल्तान बाथेरी से NDA के उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ा, लेकिन हार गई। प्रसीता अजिकोड ने इससे जुड़ा जो ऑडियो वायरल किया था उसमें भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के सुरेंद्रन की आवाज होने का दावा किया गया है। टेप में एक शख्स कहते हैं, उन्हें 6 मार्च को आने दो, मैं उन्हें निजी तौर पर यह दे दूंगा, तुम भी आना। चुनाव के दौरान यह पैसों का लेन देन है, यह मुमकिन नहीं कि इसे इधर उधर ले जाया जाए। अजिकोड का कहना है कि जब जानू 6 मार्च को पैसे लेने के लिए तिरुवनंतपुरम गई तो वे उनके साथ ही थी। हालांकि गेस्ट हाउस में जब लेन देन हुआ तब वे साथ नहीं रही थी। सुरेंद्रन और उनकी पार्टी भाजपा ने इन आरोपों से इनकार किया है। दूसरी तरफ CK जानू ने भी ऑडियो टेप को नकारते हुए प्रसीता अजिकोड को कानूनी कार्रवाई की धमकी दी थी, लेकिन अदालत प्रथम दृष्टया टेप की सत्यता को लेकर आश्वस्त हो गई। इससे पहले 7 जून को सुरेंद्रन के खिलाफ के सुंदर को मंजेश्वर सीट से नामांकन वापस लेने के लिए धमकाने और रिश्वत देने के आरोप में मामला दर्ज किया गया। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। मोदी सरकार के कालाधन वापस लाने के वादे के बीच स्विस बैंक में 27,000 करोड़ रुपए तक पहुंचे भारतीयों के फंड्स 13 साल में सबसे ज्यादा। जी हां दोस्तों, स्विस बैंकों में भारतीयों का व्यक्तिगत और कंपनियों का पैसा 2020 में बढ़कर 2.55 अरब स्विस बैंक पर पहुंच गया है। यह बढ़ोतरी नकद जमा के तौर पर नहीं बल्कि प्रतिभूतियों, बॉन्ड समेत अन्य वित्तीय उत्पादों के जरिए रखी गई होल्डिंग से हुई है। हालांकि इस दौरान बैंक के पास ग्राहकों की जमा राशि कम हुई है। स्विट्जरलैंड के केंद्रीय बैंक की ओर से गुरुवार को जारी सालाना आंकड़े से यह जानकारी दी गई है। स्विस बैंकों में यह कोष भारत स्थित शाखाओं और अन्य वित्तीय संस्थाओं के जरिए रखे गए हैं। स्विस बैंकों में भारतीय ग्राहकों का सकल कोष 2019 के अंत में 89.9 करोड़ स्विस फ्रैंक 6,625 करोड़ रुपए था। यह 2020 में बढ़कर 2.55 अरब स्विस फ्रैंक 20,632 करोड़ रुपए पर पहुंच गया। इससे पहले लगातार 2 साल इसमें गिरावट आई। ताजा आंकड़ा 13 साल का सर्वाधिक है। गौरतलब है कि 2014 में सरकार बनने से पहले NDA के नेता लगातार विदेश में रखे गए धन को काला बताते हुए इसे वापस लाने का आश्वासन देते रहे थे। हालांकि स्विस बैंक में भारतीयों की रकम बढ़ाना उल्टा इशारा करता है। स्विस नेशनल बैंक के आंकड़े के अनुसार 2006 में यह करीब 6.5 अरब स्विस फ्रैंक के रिकॉर्ड स्तर पर था। उसके बाद इसमें 2011, 2013 और 2017 को छोड़कर गिरावट आई। SNB के मुताबिक 2020 के अंत में भारतीय ग्राहकों के मामले में स्विस बैंक की कुल देनदारी 255.47 करोड़ CHF स्विस फ्रैंक है। इसमें 50.9 करोड़ स्विस फ्रैंक 4,000 करोड़ रुपए से अधिक ग्राहक जमा के रूप में है। वहीं 38.3 करोड़ स्विस फ्रैंक 3,100 करोड़ रुपए से अधिक अन्य बैंकों के जरिए रखे गए हैं। न्यास के जरिए 20 लाख स्विस फ्रैंक जबकि सर्वाधिक 166.48 करोड़ स्विस फ्रैंक बॉन्ड, प्रतिभूति और अन्य वित्तीय उत्पादों के रूप में रखे गए हैं। SNB ने कहा कि ग्राहक खाता जमा के रूप में वर्गीकृत कोष वास्तव में 2019 की तुलना में कम हुआ है। वर्ष 2019 के अंत में यह 55 करोड़ स्विस फ्रैंक था। ट्रस्ट के जरिए रखा गया धन भी 2019 में 74 लाख स्विस फ्रैंक के मुकाबले पिछले साल आधे से भी कम हो गया है। हालांकि दूसरे बैंकों के माध्यम से रखा गया कोष 2019 के 8.8 करोड़ स्विस फ्रैंक के मुकाबले तेजी से बढ़ा है। वर्ष 2019 में चारों मामलों में कोषों में कमी आई थी। ये आंकड़े बैंकों ने SNB को दिए हैं और फिलहाल इसके जरिए भारतीयों द्वारा स्विट्जरलैंड के बैंकों में रखे जाने वाले काले धन के बारे में कोई पुख्ता संकेत नहीं मिलते। इन आंकड़ों में वह राशि भी शामिल नहीं है जो भारतीय, प्रवासी भारतीय या अन्य तीसरे देशों की इकाइयों के जरिए स्विस बैंकों में रख सकते हैं। SNB के अनुसार उसका आंकड़ा भारतीय ग्राहकों के प्रति स्विस बैंकों की कुल देनदारी को बताता है। इसके लिए स्विस बैंकों में भारतीय ग्राहकों के सभी प्रकार के कोषों को ध्यान में रखा गया है। इसमें व्यक्तिगत रूप से बैंकों और कंपनियों से प्राप्त जमा शामिल है। इसमें भारत में स्विस बैंकों की शाखाओं से प्राप्त आंकड़े गैर जमा देनदारी के रूप में शामिल हैं। कुल मिलाकर स्विस बैंकों में विभिन्न देशों के ग्राहकों की जमा राशि 2020 में बढ़कर करीब 2,000 अरब स्विस फ्रैंक पहुंच गई। इसमें से 600 अरब स्विस फ्रैंक विदेशी ग्राहकों की जमा राशि है। सूची में ब्रिटेन अव्वल है। उसके नागरिकों के स्विस बैंकों में 377 अरब स्विस फ्रैंक जमा है। इसके बाद अमेरिका। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। LJP में टूट के बीच अचानक नीतीश से मिलने पहुंचे मांझी, 1.5 घंटे तक हुई मुलाकात।
जी हां दोस्तों, लोक जनशक्ति पार्टी में टूट के बीच अचानक हम के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतन राम मांझी गुरुवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात करने के लिए पहुंचे। मांझी शाम को एक अणे मार्ग पहुंचे और सीएम से 1.5 घंटे तक मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच वर्तमान राजनीतिक हालात को लेकर चर्चा हुई। इस मुलाकात को लेकर राजनीतिक गलियारे में चर्चाओं का बाजार गर्म रहा। मालूम हो कि मांझी ने शुक्रवार को अपनी पार्टी के जिलाध्यक्षों और संगठन प्रभारियों की वर्चुअल बैठक बुलाई है। इसके एक दिन पहले उन्होंने मुख्यमंत्री से मुलाकात की है। मांझी ने अपनी पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में भी बोला था कि वे राज्य के लोगों के विभिन्न समस्याओं को लेकर जल्द मुख्यमंत्री से मिलेंगे। इस बैठक में उनकी पार्टी के पदाधिकारियों ने मांझी के सामने कई परेशानियां रखी थी। माना जाता है कि मांझी ने सीएम के समक्ष राज्य के कई मुद्दे भी रखे। इस संबंध में हम के प्रवक्ता दानिश रिजवान ने कहा कि यह मुलाकात बिहार के विकास को लेकर थी। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि दो बड़े नेता मिलेंगे तो स्वाभाविक है राजनीतिक बातें तो होंगी ही। बता दें कि मांझी ने ऐसे समय पर नीतीश कुमार से मुलाकात की है जब ऐसी अटकलें लगाई जा रही हैं कि वे बिहार सरकार से नाराज हैं। दरअसल पिछले कुछ दिनों से ऐसी अफवाहें हैं कि मांझी और वीआईपी के मुकेश सहनी नीतीश कुमार से नाराज चल रहे हैं। इन अफवाहों को तब और बल मिला जब आरजेडी नेता लालू प्रसाद यादव के बेटे ने मांझी से उनके आवास पर मुलाकात की। वहीं लालू के जन्मदिन पर सहनी ने उनसे फोन पर बात की। इससे पहले भी मांझी सहनी कई मामलों पर सरकार का विरोध कर चुके हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। पश्चिम बंगाल में नहीं हुई राजनीतिक हिंसा, ये सब बीजेपी की चाल, ममता बनर्जी। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने विधानसभा चुनाव के बाद बंगाल में हुई हिंसा को लेकर बड़ा बयान दिया है। ममता बनर्जी ने कहा है कि राज्य में कहीं भी राजनीतिक हिंसा नहीं हुई है। उन्होंने हिंसा को भारतीय जनता पार्टी की चाल बताया। बीजेपी का आरोप है कि चुनाव के बाद हिंसा में उसके कई कार्यकर्ता मारे गए हैं तो हजारों राज्य छोड़कर बाहर चले गए हैं। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है। गुरुवार को मीडिया से बातचीत करते हुए ममता बनर्जी ने राजनीतिक हिंसा के आरोपों को निराधार बताया। उन्होंने कहा कि राज्य में एक दो छिटपुट घटनाएं हो सकती हैं, लेकिन इन्हें राजनीतिक हिंसा की तरह पेश करना गलत है। ममता बनर्जी ने पत्रकारों से ही पूछ लिया कि क्या आप लोगों को लगता है कि बंगाल में हिंसा हो रही है? ऐसा लगता है कि उनकी आंखों में पीलिया हो गया है। ममता बनर्जी ने आगे कहा कि भाजपा को यूपी में जाकर देखना चाहिए जहां मृत लाशों को नदियों में बहाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ट्विटर को कंट्रोल नहीं कर सकती तो उसे नेस्तनाबूद करने में लगी हुई है। इसी प्रकार मोदी सरकार मुझे कंट्रोल नहीं कर पाती तो हमारी चुनी गई सरकार को हटाने के प्रयास कर रही है। उन्हें अपने इन प्रयासों को तुरंत रोकना चाहिए। ट्विटर को लेकर जारी विवाद पर भी ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार पर हमला बोला। उन्होंने दावा किया कि केंद्र माइक्रो ब्लॉगिंग साइट को प्रभावित करने में असफल होने के बाद अब उसे प्रभावहीन करने का प्रयास कर रहा है। उन्होंने इसकी तुलना अपनी सरकार से करते हुए कहा कि उनकी सरकार के साथ भी केंद्र ऐसा ही व्यवहार कर रहा है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। वाराणसी में जलभराव से पैदल हुए कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय लल्लू। कहा क्योटो के नाम पर काशीवासियों को पीएम मोदी ने ठगा। जी हां दोस्तों, बादलों की मेहरबानी से बृहस्पतिवार को वाराणसी शहर पानी से भर गया। झमाझम बरसात के बाद गली मोहल्ले और सड़क के साथ घरों तक पानी जाने से लोगों को काफी दुश्वारी झेलनी पड़ी। जलभराव के कारण वाराणसी के दौरे पर आए उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू को भी परेशानियों का सामना करना पड़ा। अजय कुमार लल्लू ने बरसात के बाद शहर की सड़कों का पैदल ही जायजा लिया। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि अगर प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र का यह आलम है तो प्रदेश के अन्य शहरों की हालत का अंदाजा लगाया जा सकता है। ऐसी सरकार अब उत्तर प्रदेश को नहीं चाहिए। उन्होंने कहा कि क्योटो के नाम पर बनारस वासियों को यहाँ के सांसद और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छलावा किया है। काशी क्योटो तो नहीं बन सकी, लेकिन यह जरूर है कि आज बारिश के कारण पूरे शहर की सड़कें पानी से लबालब भरी हुई हैं। लोग जान जोखिम में डालकर सड़क पर निकल रहे हैं। इससे पहले प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने पकड़ाकर भवन में यूपी कांग्रेस उद्योग व्यापार प्रकोष्ठ के पदाधिकारियों व व्यापारियों संग बैठक की। कहा कि इस सरकार ने छोटे उद्योगों को खत्म कर दिया। कर्ज के बोझ से दबे व्यापारियों ने सबसे अधिक आत्महत्या किया है। सभी प्रकार के छोटे उद्योग पूरी तरह नष्ट हो गया है। क्योटो के नाम पर काशी वासियों को स्थानीय सांसद प्रधानमंत्री जी छलावा किया है। जापान के पीएम संग झूला झूले और आज काशी को खस्ताहाल बदहाली पर छोड़ दिए। डीजल पेट्रोल की कीमतें आसमान छू रही हैं। इस सरकार में मंडियों की व्यवस्था चौपट होने से किसान बेहाल है। किसानों पर 3 काले कानून थोप दिए गए, इसलिए किसान आक्रोशित और आंदोलित है। सच तो यह है कि भाजपा ने एक भी अपना वादा पूरा नहीं किया। नौजवानों से रोजगार देने के नाम पर छल हुआ। 2022 में भाजपा की विदाई तय कांग्रेस नेता ने कहा कि इस सरकार का मूल कार्य झूठा प्रचार प्रसार मार्केटिंग मीडिया ब्रांडिंग है। धरातल पर कार्य शून्य के बराबर है। कहा कि समाज में भेदभाव और विपक्ष के प्रति बदले की भावना से कार्रवाई होने से भाजपा सरकार जनता की निगाहों में अपनी साख खो चुकी है। अच्छे दिन की जनता की उम्मीदें टूट गई हैं। आगामी विधानसभा चुनाव के
लिए अब बस गिने चुने दिन ही रह गए हैं। 2022 में भाजपा की विदाई तय है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। ट्विटर के बहाने ममता बनर्जी का केंद्र पर हमला, बोली वो हमें करना चाहते हैं जमी दोस्त। हाँ दोस्तों, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बृहस्पतिवार को कहा कि दुर्भाग्य से केंद्र सरकार ट्विटर पर नियंत्रण नहीं कर सकती है, वह उसे जमींदोज करना चाहती है। इसी तरह वे मुझे भी कंट्रोल नहीं कर सकते, इसलिए वे मेरी सरकार को गिराना चाहते हैं, उन्हें यह बंद करना चाहिए। ममता बनर्जी ने यह भी कहा कि चक्रवात याद से निपटने के लिए केंद्र सरकार की ओर से पश्चिम बंगाल को कोई राशि नहीं दी गई। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ट्विटर को कथित तौर पर नियंत्रित करने की भाजपा नीति केंद्र सरकार की कोशिश को बृहस्पतिवार को निंदा की। उन्होंने दावा किया कि केंद्र माइक्रो ब्लॉगिंग साइट को प्रभावित करने में असफल होने के बाद अब उसे प्रभावहीन करने का प्रयास कर रहा है। उन्होंने इसकी तुलना अपनी सरकार से करते हुए कहा कि उनकी सरकार के साथ भी केंद्र ऐसा ही व्यवहार कर रहा है। ममता बनर्जी ने संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि मैं इसकी निंदा करती हूं, वे ट्विटर को नियंत्रित नहीं कर सकते तो अब उसे प्रभावहीन करने का प्रयास कर रहे हैं। केंद्र हर उस व्यक्ति के साथ यह कर रहे हैं जिसे अपने पक्ष में नहीं ला पा रहे हैं, वे मुझे नियंत्रित नहीं कर सकते, इसलिए मेरी सरकार को भी प्रभावहीन करने की कोशिश कर रहे हैं। गौरतलब है कि सोशल मीडिया साइट ट्विटर का भारत में कानूनी सुरक्षा कवच देश की सूचना के प्रौद्योगिक नियमों का अनुपालन नहीं करने और नए दिशा निर्देश के तहत अधिकारियों की नियुक्ति नहीं करने से छिन गया है। अब तीसरे पक्ष की गैर कानूनी सामग्री की वजह से ट्विटर पर भी भारतीय दंड संहिता की धाराओं के तहत कार्रवाई की जा सकती है। पश्चिम बंगाल में राजनीतिक हिंसा जारी रहने के भाजपा के आरोपों पर बनर्जी ने कहा यह भगवा पार्टी की चाल है और उसके दावे पूरी तरह से आधारहीन हैं। उन्होंने कहा कि राज्य में कोई राजनीतिक हिंसा नहीं हो रही है, एक दो छिटपुट घटनाएं हो सकती हैं, लेकिन उन पर राजनीतिक हिंसा का ठप्पा नहीं लगाया जा सकता। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। अब भाजपा के साथ नहीं बनेगी शिवसेना की बात, सामना में आगे के चुनाव एनसीपी कांग्रेस संग लड़ने का ऐलान। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र में सरकार में शामिल तीनों दल आगे भी एक साथ ही चुनाव लड़ेंगी। शिवसेना का मुखपत्र सामना के संपादकीय में इस बात की संभावना जताई गई है। शिवसेना ने गुरुवार को कहा कि वह एनसीपी के साथ गठबंधन में भविष्य का चुनाव लड़ेगी। शरद पवार के नेतृत्व वाली पार्टी ने कहा कि उसे विश्वास है कि कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना संसदीय और विधानसभा चुनाव एक साथ लड़ेंगे। शिवसेना के मुखपत्र सामना के संपादकीय के मुताबिक भाजपा और कांग्रेस अपने दम पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। अगर हर पार्टी ऐसा करने की कोशिश कर रही है तो शिवसेना और राकांपा महाराष्ट्र के हितों को ध्यान में रखते हुए गठबंधन में चुनाव लड़ेंगी। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और राकांपा प्रमुख शरद पवार इस तरह के गठबंधन के लिए उत्सुक हैं। राज्य में कांग्रेस महाविकास आघाड़ी सरकार का एक महत्वपूर्ण घटक है। हालांकि महाराष्ट्र में कांग्रेस तीसरे स्थान पर है। इसके बावजूद एमपीसीसी प्रमुख नाना पटोले ने अपने दम पर चुनाव लड़ने की घोषणा कर पार्टी के अंदर विश्वास जगाने की कोशिश की है। शिवसेना के मुखपत्र के मुताबिक पटोले के मन में इस बात को लेकर कोई भ्रम नहीं है कि अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। पटोले ने पूरे विश्वास के साथ कहा है कि कांग्रेस सत्ता में आएगी और मुख्यमंत्री भी कांग्रेस का ही होगा। उनके मन में कोई भ्रम नहीं है कि मुख्यमंत्री कौन होगा। उन्होंने कहा कि अगर पार्टी उन्हें अनुमति देती है तो वह मुख्यमंत्री होंगे, लेकिन उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने कहा कि जिस पार्टी को 145 विधायक मिलेंगे वह सरकार बनाएगी और उसका मुख्यमंत्री भी होगा। राजनीति में बड़ी राजनीतिक महत्वाकांक्षा रखने के कुछ भी गलत नहीं है, लेकिन अगर आपके पास संख्या नहीं है तो फिर इसका कोई मतलब नहीं है। शिवसेना ने भी बीजेपी के साथ गठबंधन से इनकार किया है। भाजपा नेता राव साहेब दानवे ने भी कहा कि भविष्य में भाजपा शिवसेना गठबंधन संभव नहीं है, इसलिए बीजेपी को अकेले ही चुनाव लड़ना होगा। संपादकीय में सामना ने लिखा, दानवे ने कहा कि राजनीति में कोई स्थायी दुश्मन और दोस्त नहीं होते हैं, यह बिल्कुल सच है। दानवे पार्टी के प्रमुख नेता हैं, वह जो भी कहते हैं उसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। 2024 के चुनाव अभी दूर है, लेकिन प्रमुख राजनीतिक दल चुनाव का हौसला बढ़ा रहे हैं। क्या वे तय समय से पहले चुनाव कराने की कोशिश कर रहे हैं? महाराष्ट्र में कोई भी पार्टी बीजेपी के साथ गठबंधन नहीं करना चाहेगी, इसलिए भाजपा के लिए अपने दम पर चुनाव लड़ना अनिवार्य। करते हैं अगली खबर की तरफ। यूपी चुनाव, सबसे बड़ी सियासी जंग के लिए तैयार हो रहे अखिलेश यादव, यह है 2022 के लिए एसपी का गेम प्लान। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश में 2022 में विधानसभा चुनाव होने हैं। राज्य में कभी शासन कर चुकी समाजवादी पार्टी एक बार फिर जोर लगा रही है। दल के प्रमुख अखिलेश यादव भी अपना ज्यादा समय पार्टी कार्यालय में ही गुजार रहे हैं। लगातार पार्टी के नेताओं और संभावित उम्मीदवारों के साथ बैठकें कर रहे हैं। 2022 के चुनाव को यादव के जीवन की सबसे बड़ी सियासी जंग कहा जा सकता है। अगर मौजूदा स्थिति को देखा जाए तो 2017 के चुनाव की तुलना में यादव के पक्ष में कई चीजें सामने निकलकर आ रही है। इस दौरान न्यूज 18 ने विधायक और अखिलेश के करीबियों समेत सपा के कई नेताओं से चर्चा की। पार्टी में एकता वापस आती दिख रही है। चाचा शिवपाल यादव 2017 की तरह पार्टी को नुकसान पहुंचाने की कोशिशों में नहीं है। दूसरा, बहुजन समाज पार्टी आंतरिक परेशानियों से ही जूझ रही है। इस दौरान सपा मुसलमानों को यह संकेत देने पर विचार कर रही है। बसपा बीजेपी को हराने की स्थिति में नहीं है। तीसरा, अखिलेश खेमे के एक नेता बताते हैं, यूपी में बीजेपी की ठाकुरवाद राजनीति के साथ साथ कोविड-19 स्थिति संभालने को लेकर जारी गुस्से का इस्तेमाल करने का सोच रही है। चौथा, अखिलेश ने 2017 में काम बोलता है कि नारे के साथ विकास मॉडल का प्रचार किया,
लेकिन अब वे इस बात पर फोकस करेंगे कि सीएम योगी आदित्यनाथ कोई बड़ा विकास प्रोजेक्ट नहीं दे पाए। 5वां, अखिलेश ने गठबंधन के बजाय खुद की ताकत पर काम करने और जातिवाद के समीकरणों को सही बैठाने के लिए छोटी पार्टियों के साथ आने का फैसला किया है। पार्टी को लगता है कि 2019 में सपा को वोट करने वाले बसपा के अहम वोटर 2022 में सपा के साथ आ सकते हैं। अखिलेश खेमा लगातार यह कह रहा है कि दिल्ली मीडिया उन्हें एक आलसी राजनेता के रूप में दिखा रहा है जो कभी बाहर नहीं जाता और घर में रहता है। न्यूज़ 18 से बातचीत में एक सपा नेता ने कहा, अगर ऐसा होता तो सपा पंचायत चुनाव में इतना अच्छा प्रदर्शन कैसे करती। अखिलेश ने बीते महीनों में किसान यात्रा की और साइकिल यात्रा। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।